अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर सर इम्तियाज़। बेटा, आज जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को आप लोग जानते हो कि दरअसल डायनेमिक इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स होता है और इसमें रिएक्शन जो होता है वो चलता रहता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे रिएक्शन रुक गया हुआ है, लेकिन रिएक्शन दरअसल रुकता नहीं है। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे हो रहा होता है उतना ही रिएक्शन रिवर्स साइड पे हो रहा होता है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उसमें पहला है रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शन का रिवर्स होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। नीचे इक्वेशन में देखें, कार्बन जब वाटर के साथ यानी गर्म कोयले पर से जब भाप गुजारी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं। ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को अगर आप लोगों ने रिवर्स करना हो, यानी वाटर गैस को आप लोगों ने रिवर्स करना हो, तो कैटलिस्ट आप लोग यूज़ करते हैं। तो आपके पास CH4 मीथेन गैस और H2O गैस आपके पास वापस आ जाती है। यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट्स। जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो प्रोडक्ट्स के इक्वल होना ज़रूरी है। यानी नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट साइड जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट साइड वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तीसरी कंडीशन जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी टाइप है। दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम से ज़ाहिर है ये किसी साकन हालत में कोई जिस्म हो या ऑब्जेक्ट हो तो उसमें उस वक्त जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जैसे स्टैंडिंग बिल्डिंग है या टेबल के ऊपर बुक जो पड़ी हुई है वो उसके ऊपर तमाम जो साइड वाइज फोर्सेज और वर्टिकल फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। दूसरी जो टाइप है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। डायनामिक इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स होता है। जैसे कोई पैराशूट अगर जंप कर रहा हो और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे मूव करता है, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड में मूवमेंट जो होती है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे एस्टेब्लिश हो रहा होता है कि जैसे ये रुक गया हुआ है, हालांकि रुकता नहीं है। दरअसल केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाया करता है। आगे आए, आगे फैक्टर्स कौन से हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो उसका उसकी नेचर कौन सी है। जाहिर बात है रिएक्शन जो है रिवर्सेबल नहीं होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश नहीं होगा। दूसरी है कंडीशन एट विच गिव्स रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी जो कंडीशंस हैं वो भी डिटरमिन करती हैं, वो भी बताती हैं कि रिएक्शन जो है रिवर्सेबल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम को अप्रोच किया होना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैस बनाती है। ये दरअसल खास तौर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के लिए है कि बड़ी जल्दी जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। ये अदरवाइज बाकी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को अप्रोच करने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। आगे आए, चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के कौन सी फिजिकल कंडीशंस हैं उनको चेंज करने से केमिकल रिएक्शन जो होता है वो चेंज होता है। यानी केमिकल रिएक्शन किस साइड पे होता है, फॉरवर्ड साइड पे होता है, रिवर्स साइड पे होता है। सबसे पहला है एडिंग और रिमूविंग द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी अमाउंट को आप ऐड करें या रिमूव करें। दूसरा है प्रोडक्ट की अमाउंट को आप रिमूव या ऐड करें। आप लोगों को पता है ना कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। जो एरो हेड के साइड पे होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं और टेल साइड पे जो चीज़ें होती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। तीसरी जो चीज़ है चेंजिंग द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को चेंज करने से। चौथी है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है। और उसके बाद चेंजिंग द प्रेशर। केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अगर अमोनिया बना रही है, तो अगर हम नाइट्रोजन की अमाउंट में कुछ चीज़ ऐड करते हैं या नाइट्रोजन की अमाउंट कुछ ऐड करते हैं, तो नाइट्रोजन की अमाउंट ऐड करने से ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अपनी इस चेंज को अनडू करने के लिए रिएक्शन जो है फॉरवर्ड साइड पे होगा ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश हो जाए। इसी तरीके से जब हम अमोनिया गैस को अगर विथड्रॉ कर लेते हैं, अमोनिया गैस को हटा लेते हैं, थोड़ी-सी अमाउंट रिमूव कर लेते हैं, तो अमोनिया गैस को रिमूव करने से इक्विलिब्रियम एक दफ़ा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस डिस्टर्बेंस को पूरा करने के लिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे होगा, यानी अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। लेफ्ट टू राइट साइड पे रिएक्शन मूव करेगा ताकि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है वो दोबारा रीगेन हो जाए। इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से
आप नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं, नाइट्रोजन रिमूव करने से इक्विलिब्रियम फिर एक दफ़ा तीसरी दफ़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो रिवर्स साइड पे होगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा बढ़नी शुरू होगी ताकि रिएक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश हो सके और दोनों की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बराबर हो सकें। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जो बात करता चलूँ वो ली चार्टियर प्रिंसिपल के बारे में है। ली चार्टियर प्रिंसिपल आपकी बुक में तो नहीं स्टेटमेंट इसकी दी हुई, लेकिन ये सारे का सारा जो इक्विलिब्रियम के ऊपर फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं वो ली चार्टियर प्रिंसिपल के मुताबिक ही हम स्टडी करते हैं। दरअसल ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे उसकी कंसंट्रेशन रिमूव करके या ऐड करके, कोई प्रेशर या कैटलिस्ट यूज करके। इन फैक्टर्स को अनडू करने के लिए, यानी इनके असरात को ज़ाहिल करने के लिए इक्विलिब्रियम इस तरीके से बिहेव करता है कि वो जो चेंज है उसका असर ज़ाहिल हो जाए और दोबारा इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाए। बाकी जो फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही बेटा, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।